स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, बांग्लादेश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनिस के बहुत ही खास आदमी फजलुर रहमान ये फेसबुक पे एक पोस्ट लिखते हैं और उसमें उस तरीके से ये लिखते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे रिटेलिएशन में कुछ भी अटैक करता है, कुछ भी एक्शन लेता है, तो बांग्लादेश को चाइना के साथ मिलकर इंडिया के जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको अलग कर देना चाहिए। ये चीज कहते हैं फजलुर रहमान, जो कि बहुत ही क्लोज व्यक्ति है किसके, मोहम्मद यूनिस के। तो ये जो चीज कहते हैं, अगर आप देखेंगे इस तरीके से उनका स्टेटमेंट निकल के आता है, तो ये जब चीज इस तरीके से फेसबुक पोस्ट बंगाली में लिखते हैं, तो उसके बाद हर कोई उस तरीके से उसको रिबटल करता है, इंडियन मीडिया, और वो सारी चीजें होती है। लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरीके से वो सोच रहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। क्योंकि रिसेंटली मोहम्मद यूनिस ने भी स्टेटमेंट दिया था कि एक तरीके से बांग्लादेश गार्जियन है इंडियन ओशन का, और इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इंडियन ओशन को। तो उस तरीके से जब वो चाइना में विजिट किए थे, उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट देखने को मिला। लेकिन ये जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट से इनकी सरकार डिस्टेंस कर लेती है, लेकिन इनका रवैया देखेंगे तो क्लोजली बहुत मिलता जुलता है और इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनको ये अलग करने की बात करते हैं, सिलीगुड़ी जो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है उससे अलग करने की बात करते हैं। तो ये जो चीज़ है, आप इस तरीके से 7 सिस्टर स्टेट्स को देखेंगे, ये है। अब इसमें जो इनका किलर प्लान है कि 7 स्टेट्स को अलग करना है इंडिया से, ये कैसे हो पाएगा, क्या ये रियली हो पाएगा, सारी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश अपनी तरफ से क्या कोशिश करेगा, म्यांमार की क्या हेल्प मिल सकती है, चाइना किस तरीके से मदद करेगा, और आखिर में देखेंगे कि इंडिया इन तीनों की जो भी मंसूबे इनको कैसे काउंटर करेगा और किस तरीके से अपने 7 सिस्टर्स को प्रोटेक्ट करके रखेगा और उस तरीके से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बनाए रखेगा। वो चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए इनकी मतलब पॉलिटिक्स जिस तरीके से हो रही है वो क्या चीज़ है। तो इनके यहाँ पे बांग्लादेश में 2 पार्टी है, एक है आवामी लीग और दूसरी है BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। आवामी लीग की जो लीडर थी शेख हसीना, ये उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत समय से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, और उसके साथ में उनकी अपोजिशन में जो खड़े होती थी वो थी खलीदा जिया, ये BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर थी। अब होता यह है कि 2024 जनवरी में इनके यहाँ इलेक्शन होते हैं। तो जब इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद जब रिजल्ट्स आते हैं इलेक्शन के, तो ऐसा था कि आवामी लीग को 224 सीट्स मिलती है 300 में से, मतलब मेजॉरिटी है, मतलब ये इलेक्शन जीत गए। लेकिन BNP इस इलेक्शन को बॉयकॉट कर देती है और एक तरीके से ऐसे कहती कि इलेक्शन रीक किए गए, और उसके एक तरीके से उसको जस्टिफाई करने के लिए कहती है कि जो भी लोग थे बांग्लादेश के जितने भी वोटर्स हैं उसमें से सिर्फ 40%, 41% लोगों ने ही वोट किया है, मतलब आधी जनसंख्या भी वोट नहीं करी इलेक्शन में। तो किस तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो गया, और उस तरीके से रिग्ड करने के एलिगेशंस लगते हैं कि धांधली हुई है, ये सारी चीजें। तो ये इस इलेक्शन को मानते नहीं है, तो उसकी वजह से इनके जो सपोर्टर्स हैं वो रास्ते पे आ जाते, मतलब उस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। और जब ये प्रोटेस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आवामी लीग के जो लीडर है शेख हसीना, इन्हें देश छोड़कर भागना पड़ता है, और प्रेजेंटली अभी ये दिल्ली में उस तरीके से असाइलम सीख कर रहे हैं। तो ये चीज है। अब इसके बाद क्या होता है, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उसमें एक चेहरा सामने आता है मोहम्मद यूनिस का। मोहम्मद यूनिस वही इंसान है जिनको हम 1970s या 1980s में एक तरीके से हमने पढ़ा था उनके बारे में, कि मतलब ग्रामीण बैंक या फिर SHG लिंकेज की बात करें, उस तरीके से जो एक रूरल एरियाज में किस तरीके से बैंकिंग फैसिलिटीज हो उसको कैसे बेटर तरीके से बनाया जा सके, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। उसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था उस चीज में। लेकिन वो चीज में नोबेल प्राइज मिला था, जब इन चीजों की बात आती है, उस तरीके से अगर पॉलिटिकल लेवल पे बात आती है, तो आप देखेंगे इनका रवैया बहुत अलग है। ही इज टोटली एंटी इंडिया। तो वो चीज हमको देखने को मिलता है। तो जब ये पावर में आते हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर या फिर इंटरिम चीफ एडवाइजर कहा जा सकता है इन्हें। तो इनका काम क्या है, अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहां से इनका चेहरा आगे आता है, और उस तरीके से इनका काम है कि लेट 2025 या फिर अर्ली 2026, मतलब आने वाले आप अगर देखेंगे 9-10 महीने, उसमें इनको इलेक्शन कराना है बांग्लादेश में फिर से, और उस तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट फिर से एस्टैब्लिश होगी। ये इनका काम है, इस वजह से इनको रखा गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये उस तरीके से पॉलिटिकल लेवल पे हेड कर रहे हैं बांग्लादेश को। उसी के साथ में मिलिट्री लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वकरुज़्ज़मान है जो आर्मी चीफ है, वो उसको हेड कर रहे हैं। अब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इनके पॉलिटिक्स में। क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये प्रो चाइना है और ये प्रो इंडिया है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि काफी बार ये मतलब इसमें पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। पाकिस्तान पूरी तरीके से बहुत बार उसने कोशिश की है, ISI ने बहुत बार कोशिश की है कि इनको हटाया जाए और इनके रिप्लेसमेंट में कोई ISI का पपेट आके बैठ जाए वहां पे। ये कोशिश की गई है, इसलिए कहा जाता है कि ये लास्ट मैन स्टैंडिंग है।
अगर ये पावर से गिर जाते तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एक तरीके से डिजास्टर हो सकता है, कि बहुत बड़ी हार हो सकती है। तो ये नहीं होने देना है। तो अब एंगल क्या निकल के आता है? पहला, अगर आप उस तरीके से देखेंगे चीज, तो पहले हमें ये इंश्योर करना है कि ये पावर में रहे या फिर इनकी अथॉरिटी रहे, ये आर्मी चीफ रहे। उसी के साथ में ये इंश्योर करना है कि ये जो प्रो चाइना है ये पावर में ना रहे, जो इलेक्शंस होंगे उनमें ये इस तरीके से एस्टैब्लिश ना कर दे खुद को, ये चीज है, इसको इंश्योर करना है। लेकिन अगर ये नहीं होता है और वर्स्ट केस के लिए अगर हमको प्रिपेयर रहना है, तो वर्स्ट केस ये हो सकता है कि वकरुज़्ज़मान को हटा दिया जाता है, नए आर्मी चीफ आते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ लॉयल है, चाइना की तरफ लॉयल है। उस तरीके से हमको देखने को मिलेगा कि इंडिया के लिए एक बहुत डिजास्टर्स चीज हो सकती है। ये वर्स्ट केस है, और उसमें मोहम्मद यूनुस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनकर निकल के आते हैं। ये चीज हमको देखने को मिल सकती है। जब ये रहेगा तो क्या हो सकता है? तो हमको ये देखने को मिल सकता है कि बांग्लादेश को इस तरीके से लीड करेंगे शी जिनपिंग, चाइना को उस तरीके से लीड कर रहे हैं। अब इसमें डेवलपमेंट क्या होगा कि चाइना किस तरीके से बांग्लादेश को यूज करेगा कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनको अलग किया जाए, या नॉर्थ ईस्ट में कैसे इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर सकता है, ये समझने की ट्राई करते हैं। तो चाइना इसको दो फ्रंट पे ले जाएगा। पहला फ्रंट तो ये है कि उस तरीके से अपना जो ईस्टर्न सेक्टर है वहां पे हमको इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, वहां पे प्रेस कर सकता है, यहां पे परेशान कर सकता है। दूसरा एंगल आ जाता है यहां पे बांग्लादेश के लेवल से, उस तरीके से इसको यूज कर यहां से उस तरीके से इरिटेट कर सकता है इंडिया को। ये दो फ्रंट पे आप देखेंगे इस तरीके से उसका जो पुश है वो देखने को मिल सकता है। अब वो पहला जो फ्रंट की हमने बात की है वो यहां पे हम बात करें तवांग रीजन पे, मोस्ट प्रोबेबली उस तरीके से वो प्रेस करेगा, पुश करेगा। क्यों यहां पे करेगा? क्योंकि 1962 में भी अगर आप देखेंगे तो इस रीजन से उसने उस तरीके से इन्फिल्ट्रेट कर बहुत आगे तक आया था। और ये एक अगर आप देखेंगे तो ये टेरेन थोड़ा डिफिकल्ट है, बीच वाला अरुणाचल प्रदेश का टेरेन थोड़ा डिफिकल्ट है, और ये थोड़ा इजी एक्सेस टेरेन है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि यहां पे टनल आपको देखने को मिलेगा। इस रीजन में आप देखेंगे सेला टनल है, बोमडेला पास है, उस तरीके से सेला पास, ये सारे पासेस हैं। तो उसकी वजह से जो एंट्री है वो इजी हो जाती है और बहुत आसान हो जाएगा पूरा आसाम तक पहुंचना उस तरीके से। तो इस वजह से यहां से पुश किया जा सकता है चाइना के द्वारा। दूसरा चीज हमको देखने को मिलता है कि बांग्लादेश के जो भी पोर्ट्स है, जैसे अगर आप देखेंगे पायरा पोर्ट हो गया या फिर आप चिटागोंग पोर्ट को देखेंगे, इनको यूज कर सकता है चाइना और यहां से उस तरीके से अटैक कर सकता है, इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। ये दो फ्रंट पे एक तरीके से हमको चीजें देखने को मिल सकती है। उसी के साथ में आप दूसरी चीजें देखिए क्या हो सकता है। ये हमने देखा कि आर्मी के लेवल पे वो क्या कर सकता है, किस तरीके से चीज कर सकता है। अब देखते हैं एयरफोर्स के लेवल पे क्या किया जा सकता है, ड्रोन्स को कैसे यूज किया जा सकता है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट को कैसे यूज किया जा सकता है। चाइना के पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, इंडिया के पास ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है। तो जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है इसको वो ऐसे यूज कर सकता है कि जो इंडिया और बांग्लादेश की इस तरीके से ये बॉर्डर देखेंगे आप, यहां पे डिप्लॉय कर सकता है सर्वेलेंस के, मतलब आप देखेंगे यहां पे या तो ड्रोन्स डिप्लॉय कर सकता है, इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर की बात करें या इंडिया म्यांमार की बॉर्डर की बात करें, यहां पे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर या ड्रोन्स को, सर्वेलेंस ड्रोन को डिप्लॉय किया जा सकता है। और जब आप उस तरीके से देखेंगे इनके पास जो बॉम्बर है शियान H-6K या फिर आप देखेंगे H-6N जिसका नाम है, उसमें आप देखेंगे कि लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो 3500 किलोमीटर का कॉम्बैट रेडियस है इसके पास। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को उस तरीके से डिप्लॉय किया जा सकता है इस बॉम्बर में, जो बहुत प्रिसीजन से अपने टारगेट्स को अटैक कर सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स मतलब वो जो 5 मार्क से ज्यादा की जिसकी स्पीड होती है। अब 5 मार्क ऐसे समझ लीजिए कि 1 मार्क इज द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड है, आवाज की जो स्पीड है उससे 5 गुना ज्यादा की स्पीड में ये मिसाइल्स ट्रैवल करेगी और अपने टारगेट को हिट करेगी। ये चीज है। और ये कहां से यूज कर सकते हैं? ये तिब्बत और म्यांमार में अपने जो बेसिस हैं वहां से लॉन्च कर सकते हैं, या फिर अपने जो बॉम्बर्स हैं उसको उस तरीके से इंडिया म्यांमार या इंडिया बांग्लादेश के जो बॉर्डर्स है वहां पे ड्रोन्स वगैरह इनको इस तरीके से फ्लाई करके स्पाइन कर सकते हैं। ये चीज हमको देखने को मिलती है। और उसी के साथ में अगर इनके एयरबेस की बात करें तो लासा में कौन सा एयरबेस यूज करेंगे, तिब्बत का कौन सा एयरबेस यूज करेंगे, लासा गोंगार एयरबेस है, इसको यूज किया जा सकता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने उसकी यहाँ बात की थी, लासा वाला एयरबेस यहाँ था। दूसरा इस लेवल पे भी देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे जो टिप है उसके एग्जैक्टली ऊपर यहाँ से नीची मेनलिंग एयरबेस है, इसको यूज किया जा सकता है। एंड देन आफ्टर इफ यू सी सोरिंग ड्रैगन, ये इनका ड्रोन है जो कि यूएस के पास ग्लोबल हॉक है उसके बराबर का है, उसके लेवल का है। अगर आप देखेंगे इसकी रेंज 7000 किलोमीटर्स, इतनी ज्यादा बड़ी रेंज है, मतलब दूर से भी हिट किया जा सकता है। आप इसमें देखिए कहां से हिट कर सकते हैं। ये कोकोस आइलैंड से, यहाँ पे जो म्यांमार का उस तरीके से आइलैंड है यहां से हिट किया जा सकता है। उसी के साथ में दूसरा चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका पॉक एयरपोर्ट है म्यांमार का, उस तरीके से, मतलब ये एयरपोर्ट है सिविलियन यूज के लिए लेकिन डुअल यूज के लिए यूज किया जा सकता है। चाइना का उस तरीके से इतना स्ट्रेटेजिक उसमें बोलबाला है, तो ये चीज देखने को मिलता है। और दूर से अगर अटैक करना हो या और दूर से उस तरीके से कोई भी, मतलब यहां से भी अगर उसको फ्लाई करना हो तो वहां से भी फ्लाई किया जा सकता है। इतना, क्योंकि 7000 किलोमीटर तक का उसका यूटिलिटी है, उतना उस तरीके से वो उड़ सकता है। तो दैट इज दैट, ये केंटुंग
उस तरीके से शांत स्टेट में है ये एयरबेस, यहां से इस तरीके से लॉन्च किया जा सकता है। तो आप देखेंगे हर लेवल पे चाइना बांग्लादेश को और म्यांमार को यूटिलाइज कर सकता है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ये सारे स्ट्रेटेजिक लेवल्स हमने देखे। अब देखते हैं बांग्लादेश अगर खुद इंडिविजुअली कुछ करना चाहे तो वो क्या कर सकता है। बांग्लादेश अगर कुछ इंडिविजुअली करना चाहे तो ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकता है। सबसे पहले आर्मी के लेवल पे बात करें तो ट्रूप्स को कहां डिप्लॉय करेगा, ट्रूप्स को यहां पे डिप्लॉय करेगा। ये मेघालय का बॉर्डर है, ये बांग्लादेश और मेघालय का बॉर्डर है, और बांग्लादेश में अगर हम बात करेंगे तो इनका जो स्यालहेत उस तरीके से डिवीजन है, ये जो स्यालहेत डिस्ट्रिक्ट है इसके और मेघालय के बीच में ये बॉर्डर है, तो यहां पे डिप्लॉय कर सकता है अपने ट्रूप्स वगैरह को, ये उस तरीके से मूवमेंट करा सकता है। दूसरा चीज निकल के आता है कि यहां पे अगर आप देखेंगे कि यू विल फाइंड ये असम वाला रीजन है, उस तरीके से असम वाला रीजन है, ये मेघालय है, ये वेस्ट बंगाल है, तो यहां पे डिप्लॉय कर सकता है रंगपुर और असम के बॉर्डर पे, ये चीज देखने को मिलता है। एंड तीसरा चीज यहां पे भी डिप्लॉय कर सकता है, मतलब ये खुलना रीजन है उनका जो कि इंडिया के वेस्ट बंगाल के साथ में बॉर्डर है, तो यहां पे डिप्लॉय कर सकता है। मतलब इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में, मतलब हर जगह पे कोशिश करेगा कि अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करें। उसके बाद में एक और एंगल निकल के आता है कि बांग्लादेश अपने ट्रूप्स को तो डिप्लॉय करेगा, डायरेक्ट एंगेजमेंट में भी आ सकता है, लेकिन प्रॉक्सी भी खेल सकता है। ये कैसे कर सकता है कि इंडिया के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, अगर हम बात करते हैं उल्फा की जो कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम है, इनको एक अलग ही आसाम बनाना है, लाइक ये एक तरीके से सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इनका। तो आप देखेंगे कि उल्फा अभी तो डिसआर्म हो चुका है क्योंकि सरकार के साथ में, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में इनके पीस टॉक्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो उस तरीके से जो दबदबा था वो अभी नहीं है, इंसर्जेंसी जो है वो अभी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन इनका जो उल्फा है उसी के एक को फाउंडर थे बहुत समय पहले, और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट अपना ऑर्गेनाइजेशन बना दिया उल्फा आई करके, वो एक्टिव है। तो उनके साथ आप देखेंगे, और वो कहां पे है, वो म्यांमार में है। म्यांमार और चाइना की जो बॉर्डर है वहां पे चाइनीज साइड पे वो असाइलम सीख किए हुए हैं और वहां पे उस तरीके से वहां से ऑपरेट करते हैं, उनको डायरेक्शन देने का काम होता है। और उस तरीके से उल्फा आई के लीडर है परेश बरूहा। तो ये इस तरीके से ये एक्टिव है, तो इनको यूज किया जा सकता है बांग्लादेश के द्वारा, चाइना के द्वारा, म्यांमार के द्वारा, इंडिया में अगर उस तरीके से कुछ भी इंसर्जेंसी लानी हो तो ये कैसे करेंगे। आप एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इनके ऊपर बांग्लादेश की जो पुरानी गवर्नमेंट थी, शेख हसीना वाली जो सरकार थी, उनके समय पे जो उनका हाईकोर्ट था, बांग्लादेश हाईकोर्ट, उन्होंने उस तरीके से वर्डिक्ट दिया था कि ये बांग्लादेश से इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उस तरीके से बहुत सारे आर्म्स को स्मगल कर रहे थे, तो उसकी वजह से उन पे एलिगेशन लगे और उन्हें कन्विक्ट किया गया उसमें। और उसमें जब उनको कन्विक्ट किया गया तो करीबन आप देखेंगे उनको डेथ सेंटेंस मिली थी, उसमें डेथ सेंटेंस की बात की गई थी। लेकिन डेथ सेंटेंस के बाद में क्या होता है कि इनकी जो सरकार है वो उसको कर देती है एक तरीके से लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट, कि पूरे जीवन तक उनको जेल में रखा जाएगा, लेकिन वो पकड़े नहीं गए अभी तक। उसके बाद में जब इनकी सरकार आती है, आप देखेंगे मोहम्मद यूनुस उस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर बनते हैं, तो वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं 14 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट में। मतलब आप देखेंगे इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, या इंडिया में जो इंसर्जेंसी फैलाने का काम करते हैं, उनके तरफ इनका जो बांग्लादेश के लीडर्स है उनका क्या रवैया, कितना सॉफ्ट अप्रोच हमको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज अ सिग्नल वेरिन दे वांट टू पुश फोर्थ, इस लेवल पे कुछ करना चाह रहे हैं, ये चीज हमको देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ अगर आप देखेंगे कि जो आप देखेंगे ये इंडिया उस तरीके से ये बॉर्डर है म्यांमार और चाइना के बीच में, और यहाँ पे समवेयर ही इज सीकिंग असाइलम, और यहाँ से वो ऑपरेट करते हैं परेश बरुआ, ये चीज हमको देखने को मिलता है। और उस तरीके से न्यूज आर्टिकल्स अगर आप देखेंगे तो इनका जो लाइफ टर्म है उसको कहीं ना कहीं खत्म कर 14 साल कर दिया इम्प्रिजनमेंट का, तो ये चीज हमको देखने को मिलता है। एंड देयर आफ्टर अगर बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर्स को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही छोटा सा एरिया है, छोटा सा रीजन है, जैसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहां से कट हो जाता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाता है इंडिया से, तो उस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको सेफगार्ड करके रखें। तो इसे सेफगार्ड करने के लिए हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम यहां से भी लिंक करें, और एक तो यहां से हमको एक्सेस मिल ही रहा है, दूसरा है कि यहां से भी हम एक्सेस लें। लेकिन व्हाट इफ चाइना यहाँ पे बहुत ज्यादा अपना उस तरीके से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पुश करता है, इंडियन ओशन में आता है, तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसे हर्ट करता है। तो ये हमको चीज देखने को मिलता है। और चाइना कैसे एक्सेस करेगा, बांग्लादेश के कौन से पोर्ट्स है, एयर बेसेस है, उनको कैसे एक्सेस करेगा। मतलब बांग्लादेश के यहाँ पे देखेंगे ढाका एयरबेस, चाइना यहाँ पे एक्सेस ले सकता है, क्योंकि अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार उस तरीके से रहती है और उस तरीके से वो पावर में रहते हैं तो ये चीज हो सकती है। दूसरा है इनका जैसौर एयरबेस जो कोलकाता के एकदम पास में है, वहां पे उस तरीके से एक्सेस मिल सकता है। और तीसरा इनका निकल के आता है कॉक्स बाजार, जो कॉक्स आइलैंड है, यहां पे इनको एक्सेस मिल सकता है। एंड देयर आफ्टर अगर हम नेवी स्ट्रेंथ की इनकी बात करें, किस तरीके से मैरीटाइम इसको यूटिलिटी देख सकते हैं, तो चिटागोंग इनका उस तरीके से पोर्ट है, यहां पे चाइना एक्सेस ले सकता है। एंड देयर आफ्टर कम्स कि हाउ इंडिया वुड काउंटर। हमने हर लेवल पे देखा कि बांग्लादेश के अंदर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है जिनको चाइना यूज कर सकता है, म्यांमार के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स चाइना यूज कर सकता है,
और अगर चाइना और इंडिया की बॉर्डर देखें तो आप देखेंगे जो तवांग रीजन है वहां से इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। मतलब दो फ्रंट पे चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने के चांसेस हैं। उस तरीके से अगर इंसर्जेंट रूट्स को भी उस तरीके से एक्टिवेट कर दिया जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और स्ट्रेटेजिक चैलेंज, इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज निकल के आता है। तो उसको इंडिया कैसे काउंटर करेगा? इंडिया कैसे काउंटर कर सकता है? इंडिया लैंड पे मतलब आर्मी के थ्रू कैसे काउंटर कर सकता है? तो इंडियन आर्मी को अगर आप देखेंगे तो इसके उस तरीके से आप देखेंगे कि 7 आर्मी कमांड्स हैं। अब उसमें हमारा जो इंटरेस्ट की बात हो जाती है वो होता है ईस्टर्न कमांड, जो जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल, उस तरीके से। तो ईस्टर्न कमांड जो है उनके भी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कॉर्प्स 3 की, तो कॉर्प्स 3 कहां पे स्टेशन है? दीमापुर, नागालैंड है। यहां पे हमारे आर्मी के उस तरीके से ये कॉर्प्स स्टेशन है। तो इनको यूज किया जा सकता है, इनको यहां से मोबिलाइज किया जा सकता है बांग्लादेश की बॉर्डर की तरफ। दूसरे हमारे कॉर्प्स 4 वो कहां पे स्टेशन है? वो तेजपुर, असम में स्टेशन है। इनको भी यहां से मोबिलाइज किया जा सकता है। मतलब आर्मी के लेवल पे हमारे पास उस तरीके से पर्टिकुलरली उस चीजों से डील करने के लिए उस तरीके से हमारे पास ये चीजें स्टेशनड है। उसी के साथ में दूसरा चीज निकल के आता है एयरफोर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। एयरफोर्स को अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आप देखेंगे सुकोई 30 MKI का वेरिएंट्स है बहुत सारे, इनको यूज किया जा सकता है। सिमिलरली विद दैट वी कैन यूज रफाल, ये यूज किए जा सकते हैं ताकि जो बांग्लादेश के एयर बेसेस हैं वहां पे हिट किया जा सके। अगर ऐसी कोई चीजें इमरजेंसी में देखने को मिलता है तो वो चीज किया जा सकता है। एंड उसी के साथ में नेवी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं? नेवी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो हम इस लेवल पे आप देखेंगे चाइना का एक्सेस ही बंद कर सकते हैं। यहां पे उस तरीके से अपने जो भी वॉरशिप्स हैं उनको लगा सकते हैं, अपने फ्रिगेट्स को लगा सकते हैं, कॉर्वेट्स को लगा सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योर किया जाएगा कि चाइना इनका जो चिटागोंग पोर्ट है उसको एक्सेस ही ना कर पाए। ये चीज की जा सकती है इंडियन नेवी के थ्रू, ये ब्लॉकेड लगाया जा सकता है। पॉलिटिकल लेवल पे इंडिया क्या कर सकता है? पॉलिटिकल लेवल पे इंडिया आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के साथ मिलकर जो क्वाड ग्रुपिंग है वहां से कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर सकता है, इन पे प्रेशर ला सकता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडिया के सपोर्ट में आ जाएगा, यहां से ब्लॉकेड लगा देगा। जापान इंडिया के सपोर्ट में आ जाएगा, यहां से ब्लॉकेड लगा देगा इस रीजन में। और यूएसए की उस तरीके से वॉरशिप्स आप देखेंगे या इनके जो फ्रिगेट्स वगैरह होते हैं वो तो घूमते ही रहते हैं, इंडियन ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन है। तो उस तरीके से चाइना पे बहुत ज्यादा काउंटर करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। ये चीज हमको देखने को मिलती है और इस लेवल पे हम देख पाएंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात है ये सिर्फ एक इनका पॉलिटिकल स्टंट है या फिर इनका अगर थॉट भी है तो इसमें सक्सेस हो जाए ये बहुत दूर का ड्रीम है, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इंडिया उसको प्रोटेक्ट कर लेगा विथ अलाइंग इसकी रैली, जो दो इंडिया के जो भी फ्रेंड्स है, क्वाड हो गए या दूसरे ग्रुपिंग्स हो गए, उनके साथ रैली करके। तो उस चीज में अगर आप देखें तो ये इट वॉज जस्ट अ गिमिक और इट वॉज जस्ट अ मॉकरी टू से इट इन वे कि सो दैट उस तरीके से मीडिया में कुछ अटेंशन मिल जाए, वो सारी चीज हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सो दैट इज हाउ इनका जो किलर प्लान है वो एक पूरे तरीके से फेलियर हमको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में आपके प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट एक एमसीक्यू है, इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। उसके साथ में कमेंट्स में जरूर लिस्ट डाउन कीजिएगा इसका जो भी करेक्ट आंसर है, और आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मेरे इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। विद दैट, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलोज एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।